नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास की, जहाँ से अपन ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले थे अपन चश्मा चढ़ाना, अब चश्मा पहनाना। जिसकी आंखें कमज़ोर हो जाती है उसको चश्मा पहनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पौधों के अंदर आंखें कमज़ोर नहीं हो रही है, पौधों की उनकी गुणवत्ता युक्त फलों का सुधार गुणवत्ता युक्त फल उत्पादन के लिए अपन चश्मा चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? चश्मा चढ़ाते हैं। चश्मा कैसे चढ़ाते हैं? जो मूल व्रंत होता है उस पर एक शांकुर शाखा, यानी शांकुर शाखा पूरी नहीं लाके उसकी एक बड लाते हैं। क्या लाते हैं? एक बड लाते हैं। अगर पूरी शाखा लाएंगे तो उसको तो बोलेंगे अपन ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे? ग्राफ्टिंग, है ना। शांकुर शाखा लाएंगे और मूल व्रंत पे जोड़ेंगे तो उसको तो बोलेंगे ग्राफ्टिंग। और इसमें क्या करते हैं? केवल एक बड लाते हैं। मतलब ग्राफ्टिंग के और इसके अंदर मेन अंतर ये है कि उसमें बहुत सारी बर्ड्स होती है ग्राफ्टिंग के अंदर, जबकि जो अपनी ये कलिकायन है, बडिंग है, इसके अंदर सिर्फ एक बड होती है। क्लियर? मतलब एक ही बड लाके और मूल व्रंत पर अपन उसको लगाएंगे इस प्रक्रिया को। और लगाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार ही लगाते हैं अपन। ठीक है, अलग अलग विधियाँ है इसकी भी, उनके अनुसार उसको लगाया जाता है। इस विधि को अपन कलिकायन या बडिंग बोलते हैं। ठीक है, बस अंतर ये ध्यान रखना है कि उसमें तो बहुत सारी बर्ड्स थी, जो शांकुर शाखा होती है उसमें एक से अधिक बड होती है और इसमें सिर्फ एक बड होती है। क्लियर? तो कलिकायन के अंदर जो एक शाखा को, ये विधि, इस विधि में क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग की तरह ही होती है। सिर्फ इसमें जो है शांकुर शाखा के स्थान पर केवल एक कलिका लाकर उसको क्या किया जाता है? ग्राफ्ट किया जाता है, यानी उपरोपित किया जाता है। किसके ऊपर उपरोपित करते हैं अपन? मूल व्रंत के ऊपर। किसके ऊपर? मूल व्रंत के ऊपर उपरोपित की जाती है, तो उसे अपन बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। अब इसकी अलग अलग विधियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली अपनी विधि आती है कौन सी? टी बडिंग, यानी टी कलिकायन। कौन सी विधि है? टी कलिकायन। टी कलिकायन या टी बडिंग, इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर जो कट है वो अपन टी के आकार का लगाते हैं। किस आकार का लगाते हैं? टी के आकार का कट लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? मूल व्रंत के ऊपर। किसके ऊपर? मूल व्रंत के ऊपर टी के आकार का कट लगाकर छाल को हटाया जाता है। फिर उसके अंदर उसी आकार की, उसमें आ जाए आसानी से, उस आकार की एक बड लाएंगे और उस बड को वहाँ पर लगाकर और फिर उस बड को खुला रखेंगे। बाकी का भाग होगा उसके ऊपर प्लास्टिक लपेट कर धागे से टाइट बांध देंगे। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? बडिंग या टी बडिंग बोलते हैं। क्लियर? डायग्राम फोटो से आप समझ सकते हैं। ये कट लगाया तो ये तो कट लगाएंगे लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा। ये जो कट लगाएंगे ये होगा 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा। और ये जो लंबा कट लगाएंगे ये लगाएंगे लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक लंबा इस तरीके से कट लगाएंगे। और ये ऐसे कट लगाएंगे लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये कट लगाए तो उसके बाद में क्या हुआ? ये छाल यहाँ से बीच में से, यहाँ से काट दिया और यहाँ से भी काट दिया, तो इधर की छाल इधर हो गई, इधर की इधर हो गई। तो ये टी की आकृति बनी कि नहीं बनी? दिख रही है टी की आकृति? टी की आकृति बनी, इसलिए इसको नाम दिया अपन ने टी बडिंग। क्या नाम दिया है? टी बडिंग। ठीक है, तो ये इसके अंदर फोटो में भी साफ दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये जैसे यहाँ इस तरीके से हुई है, ठीक है, और ये जैसे खड़ी। ठीक है, इसलिए इसको टी बडिंग नाम दिया गया है। तो ये जो फिर अपन बड लाए, ये देखो, ये जो बड होना जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखना, ये बड होना जरूरी है। ये बड नहीं होगी तो आपकी ये छाल को ऐसे लाके लगा दिया तो कोई काम की नहीं है वो। ठीक है, ये जो बड होती है यही वृद्धि करती है। ठीक है, तो ये लाएंगे अपन कौन सी? वांछित पौधे की बड लाएंगे। कौन सी लाएंगे? वांछित पौधा। वांछित पौधा का मतलब होता है, हाँ यस, जो भी यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये बफरिंग हो रहा है, तो इसलिए इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो लगभग 1 से 2 घंटे बाद ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मुकेश, ये स्क्रीन जो अटक रही है ये बफरिंग हो रहा है इंटरनेट में प्रॉब्लम के कारण, तो इसको मैं लाइव बंद कर रहा हूँ अभी। आप चाहें तो ऐप के अंदर अपना लाइव चल रहा है ना, जो सुपरवाइजर बैच है ऐप के अंदर उसमें लाइव चल रहा है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे मैं कुछ समय बाद इसको डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस अपन। तो ये जो इस तरीके का टी आकार का कट लगाया अपन ने, इसलिए इसको कौन सा नाम दिया? टी बडिंग नाम दिया। क्या नाम दिया? टी बडिंग नाम दिया इसको। और इसके अंदर इस आकार की ये शाखा यहाँ अंदर प्रवेश हो जाए, उस आकार की शाखा अपन लाए, और शाखा का मतलब बड है ना, ये बड लाए
और बड को फिर इसमें प्रवेश करा के फिर इस तरीके से यहाँ से इसको वापस बंद कर दिया। फिर ये बड दिख रही है ना साफ, ये जो बड है इसको खुला रखेंगे और बाकी जो आपस ये साइड की जगह यहाँ पे जो प्लास्टिक लपेट कर धागे से टाइट बांध देंगे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? टी बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी बडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, जो पूछा जाता है वो ये नहीं पूछेंगे कि टी बडिंग कैसे होती है, क्या होती है ना, ऐसे नहीं पूछने वाले हैं। वो ये पूछेंगे कि टी बडिंग किस पौधे में व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से आप कमेंट करके बताएं कि जो टी बडिंग है ये कौन से पौधे में व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए काम में ली जाती है। टी बडिंग कौन से पौधे में व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए काम में ली जाती है। यहाँ पे कमेंट आया है पवन का गुलाब, यहाँ पे ममता बता रही है गुलाब, और यहाँ पे लाखन को नहीं आ रहा है, और यहाँ पे महेंद्र बता रहा है गुलाब, वो भी स्पेशल हाइब्रिड गुलाब। वेरी गुड, महेंद्र का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। और यहाँ पे नितेश भी बता रहा है गुलाब, पर कौन सा देसी गुलाब होता है कि हाइब्रिड गुलाब होता है ये वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। खुशहाल कह रहा है कि भैया शंकर गुलाब में करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऑनलाइन वाले मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया होगा। यूट्यूब के ऊपर बफरिंग होने के कारण यूट्यूब लाइव में अभी बंद कर रहा हूँ। आप जो सुपरवाइजर बैच में ऐड हैं ऐप के ऊपर उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग कोई से भी बैच में ऐड नहीं है उनको अगर आपको ये क्लास अटेंड करनी है तो कुछ समय बाद मैं यूट्यूब पे इसको डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, असुविधा के लिए हमें खेद है। ऐप पे चल रहा है ना, सभी कोई देख पा रहे हैं? एप्लीकेशन के ऊपर अपने जो ऐप के ऊपर जो सुपरवाइजर बैच है उसमें चल रहा है लाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बफरिंग नहीं हो रहा उसमें। ठीक है, हाँ, तो ये टी बडिंग अपने इस प्रकार होती है। अब क्वेश्चन जो आपका मैंने पूछा था बिल्कुल आपका राइट जवाब था, मतलब गुलाब के अंदर व्यावसायिक प्रवर्धन, ये कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाब के अंदर या फिर गुलाब के अंदर कौन सी विधि व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है। तो जो हाइब्रिड यानी संकर गुलाब होते हैं उनके अंदर व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि अपनी टी बडिंग। कौन सी? टी बडिंग। और देसी गुलाब में प्रवर्धन की विधि होती है कटिंग। क्या होती है? कटिंग। कौन सी कटिंग होती है भाई, फटाफट से जवाब दें। हार्डवुड कटिंग, महेंद्र बता रहा है भाई हार्डवुड कटिंग। और यहाँ पे माया को आ नहीं रहा है कि कौन सी होती है, तो माया जवाब नहीं दे रही है अभी तक। ठीक है, तो हार्डवुड कटिंग माया कह रही है हार्डवुड कटिंग इज द राइट आंसर। यहाँ पे लाखन कह रहा है कि कौन सी कटिंग तो होती है पर होती कौन सी वो नहीं पता है। हाँ, यहाँ पे पवन बता रहा है कि भाई HWC होती है। वेरी गुड, HWC यानी हार्डवुड कटिंग। ठीक है, हितेश भी हार्डवुड कटिंग बता रहा है, तो वेरी गुड, क्लियर। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आपको याद करने हैं गुलाब का, एक तो हार्डवुड कटिंग गुलाब के अंदर देसी गुलाब में काम में ली जाने वाली विधि है, और जो संकर गुलाब है उनमें टी बडिंग काम में ली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना आते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। परिभाषा इसकी समझ ले, टी के आकार का कट लगाकर उसी आकार की कली का वांछित किस्म की, क्या कौन सी किस्म की? वांछित किस्म की, मतलब जो अच्छी किस्म की होती है उसको अपन लाते हैं ग्राफ्टिंग मतलब बडिंग करने के लिए। ठीक है, तो बड कौन सी लेंगे? जो अपने को अच्छी किस्म की, जिस किस्म के फूल चाहिए उस किस्म की अपन बड लाएंगे। ठीक है, स्थापित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? टी कलिकायन कहते हैं। ये डायग्राम सहित आप समझ गए हैं। अब आगे चलते हैं अपन। एग्जाम्पल याद रखने आपको, गुलाब सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नाशपाती में भी कर सकते हैं, माल्टा में कर सकते हैं, बेर, आंवला, सीताफल इनमें कर सकते हैं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पे गुलाब है। क्या है? गुलाब। ठीक है, बेर के अंदर जो आएगी व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि तो वो आएगी रिंग बडिंग। कौन सी आएगी? रिंग बडिंग। ठीक है, जो आगे अगली बडिंग है अपनी, पहले पढ़ लेते हैं अपन चिप कलिकायन यानी चिप बडिंग। चिप बडिंग में क्या करेंगे? चिप के आकार का कट लगाएंगे। ये चिप है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको चिप, ये ऐसे अपने वो सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड, सबके मोबाइल सब चलाते हैं तो सिम कार्ड होता है, वैसे ये चिप दिखाई दे रही है, तो इसके आकार की अपन बड लाते हैं और इस आकार की बड लगाते हैं, इसलिए उसको चिप बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिप बडिंग बोलते हैं। और ये इसके ऊपर लगाकर वही प्रोसेस है, इस बड को खुला रखेंगे, बाकी के बाग पर प्लास्टिक लपेट कर धागे से टाइट बांध देंगे। ये दिख रहा है देखो, है ना, ये कर रखा है ना, ये केवल जैसे वो कई बार वो डाकू आते हैं ना, डाकू, तो वो आंखें खुली रखते हैं, बाकी पूरे मुंह पे
कपड़ा बांध देते हैं ना, वैसे ही देखो इसके ऊपर पूरा बांध दिया, इसकी आंखें खुली रख रखी केवल, तो आंखें खुली रखने से ये आंख जो है ये वृद्धि करेगी, ठीक है, ये वृद्धि करेगी और ये जो है फिर पूरा नए पौधे के रूप में स्थापित हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी की शाखाएं होंगी उनको वृद्धि को रोक देंगे, फिर अपन जो है ये जो भाग है ऊपर वाला उसको काट देंगे और ये बड है ये बढ़ती रहेगी और ये नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, चिप बडिंग, क्या बोलते हैं, चिप बडिंग यानी चिप कलिकायन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है अपने को, तो अंगूर किस में करते हैं, अंगूर में करते हैं, परंतु अंगूर में भी व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि ये नहीं है। व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है, अंगूर में व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि होती है हार्डवुड कटिंग, कौन सी होती है, HWC, हार्डवुड कटिंग, क्लियर, याद रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन छल्ला कलिकायन, क्या है, छल्ला कलिकायन, छल्ला कलिकायन को इंग्लिश में बोलते हैं अपन रिंग बडिंग, क्या बोलते हैं, रिंग बडिंग। रिंग बडिंग का मतलब होता है कि रिंग जो चारों तरफ से मतलब रिंग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रिंग निकालते हैं, इसलिए इसको रिंग बडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो रिंग ऐसे निकालनी की थोड़ा सा भाग इसके ऊपर रखना है, बाकी की चारों तरफ से छाल को गोलाई में हटा देना है। लंबाई कितनी कितनी लंबाई में हटाना है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, ये जो लंबाई होगी 2 से 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में करने के चारों तरफ से क्या कराएंगे, छाल को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, छाल को हटाएंगे, हाँ। तो छाल को हटाने के बाद जो क्या होगा, ये जो छाल हटाने के बाद जो ये पोर्शन होगा इस पे इसी आकार की एक बड लाएंगे वांछित किस्म की, ठीक है, वांछित किस्म की बड लाकर और इसके ऊपर लगाकर फिर क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, इसको धागे से टाइट बांधना है चारों तरफ से और ये बड को खुला रखना है, ये बड वृद्धि करके नया पौधा बन जाएगा, फिर अपना ये जीवन बसर शुरू कर लेगा, नया घर बसा लेगा अपना, ठीक है। हाँ, फिर बात करते हैं अपन एग्जाम्पल, अपने उदाहरण पूछने वाले हैं एग्जाम में, बडिंग होती क्या है ये नहीं पूछने वाले हैं, तो बेर में करते हैं, ये किस में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, बेर में काम में लेते हैं, और भूमि से कितनी ऊंचाई पर ये की जाती है, 23 सेंटीमीटर, है ना, 23 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, मतलब जमीन, जैसे मान लो ये अपनी जमीन है, ये पौधा है, ये जमीन है, ये पौधा है, तो यहाँ से जो लगभग 23 सेंटीमीटर ऊंचाई या इस जगह पर ये की जाती है, क्लियर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और गोलाकार कटान लगाकर कलिकायन किया जाता है, उस विधि को क्या बोलते हैं, रिंग बडिंग, क्या बोलते हैं, रिंग बडिंग यानी रिंग कलिकायन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल याद रखना है, इसमें अपने मोस्ट इंपोर्टेंट बेर में करते हैं, सबसे इंपोर्टेंट एक ही याद रखना है, बेर, ठीक है। नेक्स्ट अपना एच कलिकायन यानी एच बडिंग, ठीक है। एच बडिंग इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि एच के आकार का कट इसमें लगाते हैं, देखो एच के आकार का कट मतलब ये दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है, तो यहाँ से कट लगा दिया 1 सेंटीमीटर तो चौड़ा, और ऐसे खड़े कट लगाए कितने, दोनों साइड में लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर ऐसे कट लगाए और एक कट आड़ा लगा दिया, तो ये जो है अपने को एच का जैसा कट हो गया ना, बीच में से कट, ऐसे कट और ऐसे कट, ये एच ऐसे दिख रहा है ना, ये कट लगा दीजिए, ये तो हो गई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये हो गया लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। फिर ये छाल इधर की इधर आ जाएगी, इधर की ऊपर हो जाएगी, ये देखो ऐसे कर रखी है, इधर की ऊपर, इधर की भी ऊपर, ठीक है। ये जो ये वाली कटिंग, ये वाली जो बडिंग है इसको एच बडिंग बोला गया है, क्या बोला गया है, एच बडिंग। ये वाला फोटो देखना है ना, केवल ये देखना। दूसरा है अपना फोर्ट, हाँ, एच बडिंग के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आता है तो आंवला में करते हैं, किसमें करते हैं, आंवला में ये की जाती है, ठीक है। ये एच बडिंग है, कौन सी है, ये, ठीक है। ये है फोर कट बडिंग, कौन सी है, फोर कट बडिंग। फोर कट मतलब चौकोर कट लगा हुआ है, दिख रहा है क्लियर आपको, चारों तरफ से चौकोर कट लगा के ये छाल को हटा दिया, फिर इसी आकार की ये बड लाए, इसके ऊपर चिपकाई और प्लास्टिक से लपेट कर धागे से टाइट बांध देते हैं, ठीक है। क्या करना है, डाकू की तरह आंखों को खुला रखना है, आंखें मतलब इसकी बड, ठीक है, इसको खुला रखना है, इसको ढकना नहीं है, ठीक है। इसको ढक दिया तो मामला पूरा ढक जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट अपनी आती है पेच कलिकायन, कौन सी आती है, पेच कलिकायन। पेच कलिकायन का मतलब होता है कि पेच के आकार का कट लगाना, किसके आकार का, ये जो फोटो दिख रहा है ये पेच है। पेच का मतलब होता है जैसे मतलब एक छोटा सा, जैसे अपन चाहे अपन चिप कहें या पेच कहें, मतलब ऐसे थोड़ा सा लंबाई के अंदर ये चौकोर कटी है, ऐसा लगाकर फिर उसी आकार की बड लाकर उसके ऊपर फिट कर देंगे, तो उसको बोलेंगे अपन पेच कलिकायन। क्या बोलेंगे, पेच कलिकायन, जो कि अपने बेल, जामुन, आंवला में की जाती है, और आंवला में ये ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है, पेच बडिंग, ठीक है, क्लियर। हाँ, व्यावसायिक प्रवर्धन तो करते हैं, ठीक है, व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि अपनी पेच बडिंग आंवला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपना
ये तो हो गया अपने प्रवर्धन का प्रकार, यहीं तक प्रवर्धन था, खत्म है मामला। अब आता है अपना पुराने फल वृक्षों के सुधार की विधियां। अब ये पुराने फल वृक्ष जो होते हैं, मतलब कि बूढ़े डोकरे, ठीक है, डोकरों को सुधार करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि उनसे अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, डोकरों को भी छोड़ते नहीं अपने ना, डोकरों से भी अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, तो डोकरों से अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए अपने को पुराने फल वृक्षों के सुधार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार फल वृक्ष जो होते हैं फल देना बंद कर देते हैं, या घटिया क्वालिटी के फल देते हैं, या बहुत ही कम फल देते हैं, मतलब वो बूढ़े जर्जर हो जाते हैं। तो बूढ़ों को जवान करने की प्रोसेस अपन अपनाते हैं, उसको कहते हैं पुराने फल वृक्षों की सुधार की विधियां, ठीक है। तो ये अपन ये जो बडिंग ग्राफ्टिंग पढ़ी थी उन्हीं के द्वारा अपन करते हैं, इसलिए इसको अपन इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, मतलब जो पौधे फल वृक्ष जो है फल देना बंद कर दिया, अगर अपन उनको उखाड़ के हटा के नया पौधा लगाएंगे तो उसको बड़ा होने में भी 3-4 साल लग जाते हैं, जो कि एक लंबी प्रोसेस है, तो वो अपने लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो पौधे लगे हुए हैं उन्हीं को सुधारा जाएगा, उन्हीं का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ताकि वो अच्छा प्रोडक्शन दे सके, फल उत्पादन कर सके। तो उस विधि को कहेंगे अपन पुराने फल वृक्षों के सुधार की विधियां। क्लियर? तो अब ये कैसे कैसे कर सकते हैं, अभी अपन बात करते हैं। परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। जब किसी उद्यान में कोई फल वृक्ष फल देना बंद कर दे या बहुत ही कम फल लग रहे हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, अफलन ना, या फिर उनके सुधार की आवश्यकता अपने को पड़ती है। तो उनके सुधार हेतु उन पर उपरोपण किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन, पुराने फल वृक्षों के सुधार की विधियां, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी विधियां कितनी हैं। तो इसकी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। तीनों ही विधियां महत्वपूर्ण है और इसका एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज़्यादातर वही क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। तो पहली अपनी विधि है इसके अंदर शीर्ष या फ्रेम वर्किंग। कौन सी है? शीर्ष या फ्रेम वर्किंग। शीर्ष कहाँ होता है भाई आपका, माता कहाँ होता है, टॉप पे माता होता है ना। तो शीर्ष का मतलब अगर आपके जो फ्रेम जो होती है ना, अपन जब मर जाते हैं तो फ्रेम के अंदर अपना फोटो फिट कराया जाता है, कराते हैं ना। हाँ, तो वो जो फोटो फिट कहाँ कराते हैं भाई, अपने चारों तरफ कराते हैं, नहीं कराते हैं, अपने फोटो के चारों तरफ करवाते हैं। हाँ, मतलब चारों तरफ से कहीं कटना नहीं चाहिए, इधर से हाथ नहीं कटना चाहिए, इधर से पैर नहीं कटने चाहिए, जो भी है पूरा दिखना चाहिए ना। तो उसके चारों तरफ अपन फ्रेम लगाते हैं। तो अपना जैसे पौधा है, ये जो पौधा दिख रहा है आपको, इस पे फ्रेम लगाने की बात करें तो कहाँ लगाएंगे भाई, जैसे ये लग रही है वैसे ही लगाओगे क्या, ये ऐसे ऐसे लगाओगे फ्रेम ऐसे लगती है क्या? नहीं लगती है, ऐसे नहीं लगती है, ठीक है। फ्रेम कैसे लगानी है अपने को, फ्रेम इसकी कैनोपी पे ही लगानी है। किस पे लगानी है? कैनोपी पे। कैनोपी का मतलब होता है ये इसका फैलाव जो है, ये इसका फैलाव है, ठीक है। तो ऐसे अपन फ्रेम को लगाएंगे, ठीक है। फ्रेम ऐसे लगाने का मतलब ये है, फ्रेम नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके चारों तरफ जैसे अपन फोटो के चारों तरफ लगाते हैं वैसे ही इसके चारों तरफ काम कर रहे हैं, इसलिए इसको फ्रेम नाम दिया। क्या नाम दिया? फ्रेम, ठीक है। फ्रेम जो फोटो के लगती है वही फ्रेम है, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे अपन, यहाँ चारों तरफ जितनी भी शाखाएं हैं भाई, ये बीच वाला तना है, इस पे तो आप ग्राफ्टिंग कर नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो? इतना बड़ा तना है, उस पर ग्राफ्टिंग कर दोगे क्या? नहीं, मैं तो कुराड़े से लेके काट के कर दूंगा, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जो ग्राफ्टिंग आप करोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी, वो सूख जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो पतली हुई 1-1 सेंटीमीटर मोटी शाखाएं या 2 सेंटीमीटर मोटी शाखाएं होती है, वो यहाँ पे चारों तरफ ही होगी, है ना, फैलाव होगा वहीं पे होगी। तो वहाँ पे क्या करेंगे अपन कि उस पर 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी शाखाओं को सिलेक्ट करके और सभी शाखाओं के ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग किससे करेंगे? उपयुक्त मतलब अच्छी किस्म की शाखाएं लाकर, है ना, अच्छी किस्म की शाखाएं लाकर इसके ऊपर अपन ग्राफ्टिंग करेंगे। तो इसलिए देखो पौधे का शीर्ष कहाँ है भाई, ये चारों तरफ बड़ा ये शीर्ष ही कहलाएगा, है ना। शीर्ष का मतलब जहाँ पे लास्ट वृद्धि जहाँ पे कर रही शाखा वो शीर्ष कहलाता है। ये नहीं कि केवल ऊपर वाला भाग, ये चारों तरफ वाला भाग इसका शीर्ष कहलाएगा। तो शीर्ष के ऊपर अपन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो और शीर्ष के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। वर्क का मतलब क्या होता है? हिंदी में काम ही होता है, ये इंग्लिश टर्म है वर्किंग, ठीक है। ये वर्किंग क्या है? इंग्लिश टर्म है, ठीक है। तो शीर्ष या फ्रेम वर्किंग मतलब इसके चारों तरफ अपन काम कर रहे हैं, इसलिए इसको शीर्ष वर्किंग का है या फ्रेम वर्किंग का है। और फिर अपन क्या करेंगे, इसके चारों तरफ ग्राफ्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ्टिंग करेंगे। तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं शीर्ष या फ्रेम वर्किंग। क्या बोलते हैं? शीर्ष या
फ्रेम वर्किंग। तो ये अपनी पहली विधि है जिसमें अपन पौधे के चारों तरफ ग्राफ्टिंग करेंगे। कौन से पौधे पर ग्राफ्टिंग करेंगे? ऐसे पौधे पर जिसने फल देना बंद कर दिया हो, घटिया क्वालिटी का फल दे रहा हो, बहुत कम फल दे रहा हो, उस पर अपन ग्राफ्टिंग करेंगे। क्लियर? उसके बाद में अपन बात करते हैं, दूसरी विधि आती है अपनी डबल वर्किंग। क्या आती है? डबल वर्किंग या दोहरा रोपण। दोहरा रोपण में क्या करते हैं अपन कि भाई ऐसे पौधों के ऊपर जहां पे अपन ने ग्राफ्टिंग की थी, है ना, वो जो फोटो देखा आपने, उस पर वापस ले जाता हूं आपको एक बार में। इस पे जैसे अपन ने ग्राफ्टिंग की थी, तो ग्राफ्टिंग करने के बाद क्या हुआ, जैसे ये शाखा चल गई, ये चल गई, मतलब चल गई का मतलब आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई, मतलब सफल हो गई। ठीक है, इस पे सफल हो गई, इस पे हो गई, इस पे हो गई। बाकी की जो थी वो सारी की सारी फेल हो गई। ठीक है, या आप यूं कह दो कि जो मैंने बताई है ये फेल हो गई, बाकी सारी सारी चल गई। ठीक है, तो ये इनके ऊपर अपन क्या करेंगे, फिर से ग्राफ्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? फिर से ग्राफ्टिंग करेंगे। मतलब एक बार जो ग्राफ्टिंग फेल हो गई थी उसके ऊपर अपन ने फिर से ग्राफ्टिंग की, तो दोबारा ग्राफ्टिंग करने के कारण इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? दोहरा रोपण। क्या नाम दिया? दोहरा रोपण। ठीक है, दो बार ग्राफ्टिंग करने की वजह से इसको दोहरा रोपण अपन ने कहा। क्या कहा? दोहरा रोपण। जैसे इसकी परिभाषा लिखी उसको समझ लो। जब पहली बार किए हुए उपरोपण में से कुछ शाखाएं सूख जाती है, उन पर फिर से अपन उपरोपण करते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? दोहरा रोपण कहते हैं, यानी डबल वर्किंग कहते हैं। क्लियर हुआ सबको? मतलब एक बार अपन ने की थी, वो फेल हो गई, उसके बाद फिर से की, तो उसको दोहरा रोपण बोला। ठीक है, तो कुछ तो पहले ही चल गई थी फर्स्ट बार में और कुछ फेल हो गई थी, तो उनको फिर से अपन ने उपरोपित कर दिया। क्लियर? तो ये दोनों विधियां हो गई। अब क्वेश्चन जो अपने आने वाला है, इन दोनों में से आने के बहुत कम चांस है। तीसरी विधि में से क्वेश्चन अपने आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, जिसका नाम है अपना पुल उपरोपण या ब्रिज ग्राफ्टिंग। अंग्रेजी में नाम है ब्रिज ग्राफ्टिंग, हिंदी में भी ब्रिज लिखा हुआ आता है, पुल उपरोपण लिखा हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, ये प्योर हिंदी है, प्योर हिंदी अपने लिखी हुई नहीं आएगी, अपने आएगा ब्रिज ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ब्रिज ग्राफ्टिंग क्वेश्चन आता है कि ब्रिज ग्राफ्टिंग यानी क्वेश्चन ऐसा आएगा इसका कि ऐसे पौधे जिनके अंदर चूहों ने या जंगली जानवरों ने या उदई ने, उदई जानते हो? हाँ, टर्माइट, टर्माइट, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस जो होती है टर्माइट, दीमक। ठीक है, तो उसने क्या किया, छाल को खा गई या नुकसान पहुंचा दिया छाल को। या अपन खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे और ट्रैक्टर अपने जो नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ खड़ा था, उसके वहां से अपना जो पीछे हल कल्टी होती है ना, वो टच हो गई। उसके टच होने से क्या हुआ, उसकी छाल उखड़ गई, है ना। कई बार हो जाता है, आपको अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत ऐसे कि भाई खेत में अपन ट्रैक्टर चला रहे होते हैं तो वो टच हो जाता है, तो उसकी छाल उखड़ जाती है। ठीक है, तो या इसे किसी भी तरीके से, या फिर पशु होते हैं वो अपने सींग से ऐसे कुचर कुचर के और वो छाल को उखाड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पौधा फल देना बंद कर देता है या कम फल देता है। तो उस कंडीशन में अपन उस छाल को, क्षतिग्रस्त छाल को सही करने के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं उस क्षतिग्रस्त छाल को सही करने के लिए। तो उस ग्राफ्टिंग को अपन बोलते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ब्रिज ग्राफ्टिंग या पुल उपरोपण। अब ये पुल जो होता है, इसको नाम पुल उपरोपण क्यों दिया? क्योंकि पुल क्या काम करता है? दो किनारों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? दो किनारों को जोड़ने का। नदी के ऊपर होता है, नहर के ऊपर होता है, नालों के ऊपर पुल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, तो वो जो पुल होता है वो मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जिससे उन दोनों में आवागमन अच्छा हो सके। तो ये जो है इस ग्राफ्टिंग में भी जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये बीच में जो खाली जगह दिख रही थी, ये तो हो गई थी क्षतिग्रस्त छाल। क्या हुआ था? क्षतिग्रस्त हो गई थी छाल। अब ये दोनों किनारे, एक किनारा ये, एक किनारा ये, तो इन दोनों किनारों को जोड़ने के लिए अपन ने ग्राफ्टिंग की। अब ग्राफ्टिंग में ये ध्यान रखना है कि वो इतनी मोटी मोटी तने मत ले आना। आप ये तना बड़ा है तो आप भी सोचो इतना बड़ा तना ला के ग्राफ्टिंग कर दें, वो ग्राफ्टिंग हो ही नहीं पाएगी। कैसे करोगे? ग्राफ्टिंग के लिए शाखा जो काम में लेनी है वही 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी लेनी है ना, इससे मोटी काम में नहीं लेनी है। तो 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी कई शाखाएं अपन लाए और उनको अपन ने एक तरफ तो इधर से जोड़ा और एक तरफ इधर से जोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़कर चारों तरफ बहुत सी जगह अपन ने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? एक ब्रिज। इस किनारे से इस किनारे को जोड़ने वाला ब्रिज बन गया, इसलिए अपन ने इसको बोला ब्रिज ग्राफ्टिंग। क्या बोला? ब्रिज ग्राफ्टिंग। तो क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे आएगा कि क्षतिग्रस्त छाल को सही करने की विधि है फ्रेम वर्किंग, दोहरा रोपण या ब्रिज ग्राफ्टिंग या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मत कर देना, आपने ध्यान रखना है दादा भाई कि भाई ब्रिज ग्राफ्टिंग जो है क्षतिग्रस्त छाल को सही करने के लिए काम में
आती है। ठीक है, तो ये परिभाषा इसको समझ लें आप। किसी जंगली जानवर जैसे चूहों, पशुओं या दीमक के द्वारा किसी पौधे की छाल क्षतिग्रस्त कर देने पर छाल के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए उपरोपण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रिज ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अपना मिलन परिणाम। क्या आता है? मिलन परिणाम। ये मिलन परिणाम क्या होता है भाई? जब शादी होती है, ठीक है, शादी होती है तो फिर मिलन परिणाम क्या आता है? बच्चे होते हैं ना। हाँ, तो वैसे क्या होता है पौधों के अंदर जब ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ये ग्राफ्टिंग करते हैं जब मूलवृंत और शांकुर दोनों शाखाएं होती है, दोनों जब एक दूसरे से जुड़ती है तो जुड़ने पर ये एक दूसरे को प्रभावित करती है। मतलब शांकुर शाखा का जो प्रभाव होगा वो तो पड़ेगा मूलवृंत के ऊपर, और मूलवृंत का प्रभाव होगा जो पड़ेगा शांकुर शाखा के ऊपर। तो दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती है, तो उस प्रभाव को अपन मिलन प्रभाव या मिलन परिणाम या स्टोयोनिक प्रभाव कहते हैं। क्लियर? तो इसकी परिभाषा आने की संभावना है कि भाई जो मूलवृंत और शांकुर शाखा मिलने पर एक दूसरे को प्रभावित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हिंदी में तो कहते हैं मिलन परिणाम, और अंग्रेजी में कहते हैं स्टोयोनिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्टोयोनिक इफेक्ट। तो याद रखना, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये अपने जो है सारी की सारी प्रोपोगेशन की विधियां अपनी कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, और इनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो यू कैन आस्क नाउ, इट इज क्वेश्चन सेशन स्टार्ट। ठीक है, आपको अगर कोई क्वेश्चन मन में रह गया हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास की शुरुआत कल करने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रसंस्करण। प्रसंस्करण मतलब पोस्ट हार्वेस्ट, PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे एक डिब्बाबंदी। तो डिब्बाबंदी का जनक कौन है? किसको आता है? कमेंट करके बताएं फटाफट से। हाँ, खुशहाल का कमेंट आया है, निकोलस एपर्ट। माया का कमेंट आया है, निकोलस एपर्ट। नितेश कह रहा है निकोलस एपर्ट। लाकन कह रहा है मेरे को नहीं आता है। लाकन का कह रहा है ये है उसका कि भाई उसने थोड़ी पढ़ाई कम की थी इसलिए उसको निकोलस एपर्ट याद नहीं रहा। ठीक है, तो वो कह रहा है सर निकोलस एपर्ट हो भी सकता है, और ये महेंद्र का कहना है कि निकोलस एपर्ट ही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मान लिया जाता है कि भाई पवनकार इनका सबका जवाब जो है सही है, निकोलस एपर्ट ही है। ठीक है, तो हाँ, जो कल अपन पढ़ने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए कई लोग कहते हैं कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। मैं कहता हूँ कि इट इज़ नॉट ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये अपन सभी के अंदर संयुक्त रूप से पढ़ते हैं कि फलों के अंदर भी पोस्ट हार्वेस्ट पढ़ते हैं, सब्जियों के अंदर भी पोस्ट हार्वेस्ट पढ़ते हैं, और फ्लावर्स के अंदर भी अपन पोस्ट हार्वेस्ट पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, PhD को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो जितना भी अपन फल, सब्जी और फूल का उत्पादन करते हैं उनका ज़्यादातर भाग जो है खराब हो जाता है। लगभग मान के चलें 25 से 30% तक जो भाग है वो सड़कर खराब हो जाता है, डिकेइंग हो जाती है। डिकेइंग का मतलब सड़ जाता है। ठीक है, और केवल जो है कुछ भाग है उसको ही अपन ताज़ा खाने के लिए या ताज़ा उपयोग में ले पाते हैं, और बाकी जो है प्रसंस्करण की बात करें तो प्रसंस्करण में लगभग 2% के आसपास, 2 से 3% भाग ही प्रसंस्करण में अपन काम ले पाते हैं। तो इसलिए इस सब्जेक्ट की आवश्यकता या इसको पढ़ने की आवश्यकता, इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी अपने को कि भाई ये जो खराब हो रहा है उसको अपन कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में कैसे ले सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि जैसे मार्केट के अंदर सब्जियां और फ्रूट्स जो है कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत जब ज़्यादा मात्रा में वो आ जाते हैं तो उस समय उनके भाव औंधे मुंह गिर जाते हैं, है ना। औंधे मुंह, औंधे मुंह का मतलब आप समझते हो, है ना। कहावत सुनी होगी आपने, औंधे मुंह गिरना। इसका अर्थ क्या होता है बताओ भाई, फटाफट से देखें। औंधे मुंह गिरना कहावत का अर्थ बताएं जिसको आता हो, कमेंट करके बताएं। हिंदी का क्वेश्चन है, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो आप लोग तो सुपरवाइजर के लिए तो इम्पोर्टेंट है, औंधे मुंह गिरना।
नहीं आता है आपको, कमेंट नहीं आया किसी का, इसका मतलब आपको नहीं आता है। तो इट इज़ वेरी वेरी बैड, मतलब एक्सपीरियंस दैट यू डोंट नो व्हाट इज द औंधे मुंह गिरना। औंधे मुंह गिरना का अगर आपको आता नहीं है तो इसका शब्द, इसका जो है आप वाक्य में प्रयोग करके बता दें, है ना। औंधे मुंह गिरने का वाक्य में प्रयोग कैसे होगा ये करके बताएं। हाँ कमेंट करें फटाफट से, आता है तो, नहीं आता है तो जय श्री राम। भारी नुकसान होना, औंधे मुंह गिरना। औंधे मुंह गिराएंगे तो मुंह के लग जाएगी फिर, हैं। हाँ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है। इधर माया ने कुछ कमेंट किया है, उल्टा होना उल्टा होना इसका अर्थ नहीं होगा। औंधे मुंह गिरना का मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा गिर जाना, ठीक है। तो भाव जो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं उसको बोलते हैं भाव औंधे मुंह गिरना, ठीक है। तो मतलब कोड़ियों के दामों में कोई चीज़ बिक रही हो, जैसे मान लो उसका जहाँ 100 रुपये किलो भाव होना चाहिए वहाँ 1-2 रुपये किलो में वो बिक रही है, तो वो औंधे मुंह गिरना कहलाता है। क्लियर, ठीक है। और इसका अगर वाक्य में प्रयोग करना चाहें अपन तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई टमाटर की उत्पादन अधिक होने के कारण बाजार में टमाटरों के भाव औंधे मुंह गिर गए, ठीक है। इसका क्लियर हो जाएगा अर्थ कि भाई टमाटर का उत्पादन ज़्यादा हुआ था तो उसके भाव गिर गए। क्लियर। तो अपन बात कर रहे थे कि भाई जब सब्जियां और फलों का जो उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा ये उपलब्ध होते हैं, तो उनके भाव बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गिर जाने से किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है, और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको सड़कों के ऊपर फेंकना पड़ता है, कोई लेने वाला नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट की आवश्यकता पड़ी, यानी पीएचटी की आवश्यकता पड़ी। तो जो उससे क्या कर सकते हैं अपन, फिर एक जो टर्म का मतलब यहाँ पे उदय हुआ जिसको अपन कह रहे हैं वैल्यू एडिशन। क्या बोल रहे हैं, वैल्यू एडिशन, ठीक है। वैल्यू एडिशन की आवश्यकता यहाँ पे पड़ी। तो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है गुणवत्ता इंप्रूव करना, ठीक है। गुणवत्ता सुधार करने की आवश्यकता अपने को पड़ी। मतलब जो चीज़ मार्केट के अंदर सस्ते भाव में बिक रही थी उसमें अपन कुछ गुणवत्ता ऐड करके और उसको महंगे भाव में बेच सकें, तो उसको बोलते हैं अपन वैल्यू एडिशन या वैल्यू को ऐड करना, ठीक है। तो ये जो अपन ने किया, इससे इसके अंदर क्या किया अपन ने कि जैसे अपना टमाटर ₹2 किलो बिक रहा था तो उसको अपन ने क्या किया, सॉस बना दिया। क्या किया, सॉस बना दिया। तो सॉस अपना ₹100 किलो तक बिक रहा है, ठीक है। अगर अपन जैसे मान लो भिंडी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, भिंडी का भी अपन ने जो है पिकल्स बना दिया, अचार बना दिया, ठीक है। तो वो अच्छे रेट में मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे केरी है, केरी बहुत सस्ती बिक रही है, उसका अचार बना के बेच दिया, ठीक है। तो वो मतलब एक तो उसको लंबे समय तक अपन रख सकते हैं, ठीक है, ख़राब नहीं होते हैं वो। और फिर उनको जब मार्केट में वो चीज़ उपलब्ध नहीं है ताज़ा, उस समय अपन उसको मार्केट में बेचेंगे तो अपने को अच्छी रेट मिलेगी, ठीक है। या फिर कहीं दूर दराज जहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है वहाँ पे इसको पैकिंग करके पहुँचा देंगे तो भी वहाँ पे अपने को अच्छी रेट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस विधि को अपन बोलते हैं वैल्यू ऐड करना या वैल्यू एडिशन या गुणवत्ता सुधार, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना प्रसंस्करण, ठीक है। प्रसंस्करण का मतलब फल और सब्जियों को कुछ समय तक खराब हुए बिना बचाए रखना या उनको बचा के जो है कुछ समय बाद उनको उपयोग करना प्रसंस्करण कहलाता है, ठीक है। वैल्यू एडिशन या प्रसंस्करण कहलाता है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी तकनीक, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक कहलाता है, ठीक है। अब जो है इसमें क्या करते हैं फिर अपन इसकी अपन बात करें तो जैसे जो एक निकोलस एपर्ट नामक वैज्ञानिक था, तो सबसे पहले उसने क्या किया था कि फ्रांस का जो सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय वहाँ पे सैनिकों के पास और जो देशवासी थे तो उनके पास खाने के फोड़े पड़ रहे थे, खाने के लाले पड़ रहे थे उनके, मतलब खाने के लिए कुछ था नहीं उनके पास, सामग्री सारी खत्म हो गई थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा ख़राब हो गया था और कहीं कुछ ले जाया नहीं जा रहा था। तो उस समय जब उनके पास खाने पीने के फोड़े पड़ रहे थे तो उस समय उन्होंने क्या किया, निकोलस एपर्ट नामक वैज्ञानिक ने
फल और सब्जियों को डिब्बों के अंदर भरकर और उनको मतलब पीसेज में काट कर, मतलब टुकड़ों में काट कर डिब्बों के अंदर भरा उन्होंने, और डिब्बों के अंदर क्या भर दिया उनके साथ में, नमक का घोल और शक्कर का घोल। ठीक है, तो शक्कर का घोल तो भरा उन्होंने फलों के साथ और नमक का घोल भरा उन्होंने सब्जियों के साथ। ठीक है, तो इसे उन्होंने भर के और उन डिब्बों को वहां पे पहुंचाया जहां पर उनकी दिक्कत आ रही थी, मतलब वहां पे उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसे स्थानों पर उन्होंने सबसे पहले पहुंचाया, तो इसलिए उनको डिब्बा बंदी का जनक अपन मानते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले प्रयोग उन्होंने ही किया था, और नमक का घोल तो सब्जियों के लिए काम में लिया उन्होंने, और शक्कर का घोल उन्होंने फलों के लिए काम में लिया। तो ये नमक का घोल और शक्कर का घोल जो है, मतलब ये परासरण का जो एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के कारण, ऑस्मोसिस या परासरण का जो सिद्धांत है उसके कारण जो ये क्या करते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों को प्रवेश को रोकते हैं उनके अंदर, फल और सब्जियों के अंदर, जिससे वो सड़ते नहीं है, मतलब खराब नहीं होते हैं। तो ये जो घोल है ये कुछ समय तो उनको परिरक्षित रखने का काम करता है, फिर बाद में उनको नमक के घोल से निकाल कर वापस साफ पानी से धोकर अपन काम में ले सकते हैं। तो इसलिए उनको डिब्बाबंदी का जनक माना जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये प्रसंस्करण जो है अपन कल पढ़ने वाले हैं, और आज जो अपन ने पढ़ा है प्रोपोगेशन यानी प्रवर्धन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें से यूँ मान के चलें कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आने वाले हैं। प्रवर्धन में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं। तो जो अपने फल और सब्जियां सिलेबस में हैं, उनका जो प्रोपोगेशन का तरीका कौन सा है प्रवर्धन का, वो जरूर याद करें, और इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर थे उनका भी आपको याद रखना है। परंतु ज़्यादा जो है आपके प्रवर्धन के आने के क्वेश्चन फल वाले पौधों के हैं। ठीक है, फल वाले पौधों में प्रवर्धन किस विधि से करते हैं, तो ये पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप पर्टिकुलर हर फल वृक्ष का जो प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है उसको जरूर याद रखें। ठीक है, प्रवर्धन की विधियाँ तो बहुत सारी होती है, परंतु व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि होती है वही आपको पूछी जाती है। ठीक है, और कुछ फूलों के अंदर भी जो है उसको याद रखना है, क्योंकि कई बार फूलों के प्रवर्धन की विधि भी पूछ लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज जो पढ़ा अपन उसमें आपका कोई डाउट है नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा कंप्लीट है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं कल की क्लास के अंदर प्रसंस्करण जो है अपन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को अच्छे नॉलेज का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।